चलिए जी, है ना, अरेंड के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं अब हम। विच इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, वायलेंस एंड अथॉरिटी। देखिए, हैना अरेंड के मुताबिक जो पावर है, इट इज़ नॉट समथिंग दैट वन पर्सन जो है कैन ओन। और हैना अरेंड के मुताबिक जो पावर है वो कोई पैसा नहीं होती, या वो कोई पोजीशन नहीं होती। हैना अरेंड के मुताबिक पावर का रियल मीनिंग होता है कि व्हेन पीपल कम टुगेदर, एक्ट एज अ ग्रुप। तो पावर उसके मुताबिक क्या है कि वो ट्रस्ट, कोऑपरेशन, शेयर्ड गोल्स के ऊपर बेस्ड है। तो हैना अरेंड पहली बात तो पावर को इस नज़रिए से देखती है। दूसरा क्या है कि वो ये कहती है कि जब हम बात करते हैं वायलेंस की, तो वो कहती है कि जो वायलेंस है वो बेसिकली क्या होता है कि वो फिजिकल होता है। उसमें आप वेपन्स का प्रयोग करते हो, फोर्स का प्रयोग करते हो, और इसका पर्पस होता है टू मेक पीपल ओबे, ओबीडियंस। और तीसरी चीज होती है, वो कहती है अथॉरिटी। अथॉरिटी वो कहती है कि एक ऐसा ओबीडियंस होता है जो फोर्स्ड नहीं होता। क्योंकि यहाँ पर ओबीडियंस आता है खास करके अथॉरिटी में, एक पर्सन की पोजीशन को लेके, कि या तो वो किसी पोजीशन पे है, और या फिर उस पर्सन की नॉलेज को लेके। तो हैना अरेंड यहाँ पर क्या कहना चाह रही है? हैना अरेंड ये कह रही है कि भाई आज अगर मान लीजिए कोई टीचर है, मैं वो आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आप मुझे कोई फियर की वजह से नहीं यहाँ पर सुन रहे हैं, आप सुन रहे हैं क्योंकि एक आपको नॉलेज मिल रही है यहाँ पर। तो ये अथॉरिटी है यहाँ पर। अब इशू ये आता है कि हैना अरेंड कहती है कि भाई आज की डेट में मॉडर्न सोसाइटी में प्रॉब्लम कहाँ पर आई। वो कहती है कि देखो, मॉडर्न सोसाइटी में प्रॉब्लम यहाँ पर आई कि यहाँ पर लोग आज की डेट में ये जो डिफरेंसेस हैं पावर, वायलेंस और अथॉरिटी के, इनको भूल गए हैं। और वो क्या कर रहे हैं, वो भूल इसलिए गए हैं क्योंकि आज की डेट में सारा फोकस हो गया है ओबीडियंस लाने का, खास करके थ्रू वायलेंस। और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो रियल स्पिरिट है पॉलिटिक्स का, वो डिफीट हो रहा है। तो रियल स्पिरिट पॉलिटिक्स का डिफीट हो रहा है। इस रीजन से आप देखिए कि हन्ना अरेंड ने ना एक किताब लिखी थी जिसका नाम था ऑन वायलेंस। ये बुक उसने लिखी 1970 में। इस बुक में उसने क्या बोला? इस बुक में उसने ये बात बोली कि देखिए, जो पावर और वायलेंस और अथॉरिटी है, ये आज की डेट में एक सबसे इम्पोर्टेंट क्रिटिकल इंटरवेंशन है मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी का। हन्ना अरेंड ने ये बात बोली कि जब हम पावर की बात करते हैं, इस किताब में उसने एक्सप्लेन किया कि पावर जो होती है हमेशा एक कलेक्टिव एक्शन से आती है, जहां पर इंडिविजुअल्स जो हैं कलेक्टिवली एक्ट करते हैं एक कॉन्सर्ट में, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत, एक पर्पस के तहत। सिमिलरली उसने कहा कि ये जो पावर है ना, वो हमेशा रिलेशनल होती है। यू एक्सरसाइज इट इन रिलेशन टू समबडी। परफॉर्मेटिव होती है। परफॉर्मेटिव का मतलब है कि आप पावर में हमेशा किसी ना किसी एक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। कलेक्टिव एक्शन है, कुछ टास्क परफॉर्म हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जब वो कहती है पावर को लेके, तो वो कहती है कि इट डिपेंड्स अपॉन प्लूरैलिटी। प्लूरैलिटी का मतलब ये है कि पावर आज की डेट में अपना पूरा कॉन्सेप्ट ट्रेस करती है थ्रू कोऑपरेशन।
क्योंकि हमने क्या बोला, कलेक्टिव एक्शन है, अंडरस्टैंडिंग है, पर्पस है। इंडिविजुअल्स कॉन्सर्ट में एक्ट करते हैं, कोऑपरेट करते हैं। जिस दिन ये कोऑपरेशन खत्म हुआ, उस दिन वो पावर जो है डिसअपियर कर जाती है। उस दिन वो पावर डिसअपियर कर जाती है। अब दूसरी चीज देखिए, जब हम बात करते हैं वायलेंस की, तो वो कहती है कि वायलेंस एक इंस्ट्रूमेंटल चीज है, नॉन डायलॉगिक है, क्योंकि कोई डायलॉग तो हो ही नहीं रहा, डिस्ट्रक्टिव है। और पावर वो कहती है कि हमेशा डिस्टिंग्विश्ड होती है अथॉरिटी से। क्यों? क्योंकि वो कहती है कि देखो, अथॉरिटी में क्या हो रहा है, आप ओबीडियंस ला रहे हो नेचुरल तरीके से, और वायलेंस में क्या हो रहा है कि एक डिस्ट्रक्टिव तरीके से वायलेंस का प्रयोग करके, फोर्स का प्रयोग करके आप कंपेल क्रिएट कर रहे हो, लोगों को कंपेलेंस क्रिएट कर रहे हो कि यू आर कंपेलिंग देम, फोर्सिंग देम टू ओबे। तो वो कहती है कि आउट ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज अथॉरिटी, obedience will be more permanent when it is driven by authority, when it is driven by authority। क्योंकि ओबीडियंस एक नेचुरल तरीके से आनी चाहिए। इस रीजन से आप देखो कि इस किताब ऑन वायलेंस में हना अरेंट क्या बोलती है। वो कहती है कि भाई, कंफ्यूजिंग पावर विद वायलेंस इज अ साइन ऑफ डिकेइंग पावर, डिकेइंग पॉलिटिकल ऑर्डर। यहां पर अगर आप समझो तो ये पॉइंट एना अरेंट का, उसको जैनी थॉट प्रोसेस, महात्मा गांधी की अहिंसा से बहुत क्लोजली अलाइन करता है कि व्हेन यू कंफ्यूज पावर विद वायलेंस। क्योंकि अगर आपको ये लग रहा है कि भाई मेरे पास तो फोर्स है, ट्रूप्स हैं, उनका प्रयोग करके जो है मैं पावर को एक्सरसाइज करूंगा, तो वो एक डिकेइंग पॉलिटिकल पावर का साइन होता है। तो हैना अरेंट क्या है, उसके हिसाब से पावर जो है एक कलेक्टिव प्रेजेंस है। और यही चीज मिशेल फोको बोलता है कि पावर जो है हमेशा डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए, एम्बेडेड होनी चाहिए माइक्रो डिस्कोर्सेज में, माइक्रो प्रैक्टिसेस में। यानी कि मिशेल फोको का भी आइडिया यही है कि बॉस, जब तक पावर डिसेंट्रलाइज नहीं होगी, लोगों के हाथ में नहीं होगी, कलेक्टिव नहीं होगी, तब तक वो पावर का कोई मतलब नहीं है। तो घूम फिर कर चाहे फोको हो, चाहे आरेंट हो, इन लोगों के लिए एक चीज क्लियर है कि पावर्स का कंसेप्चुअलाइजेशन इज कलेक्टिव। पावर का कंसेप्चुअलाइजेशन इज कलेक्टिव। तो यहां पर आरेंट ने एक बात क्लियर कर दी इस डिबेट में कि रियल पावर जो होती है, वो होती है बाय वर्किंग टुगेदर। रियल पावर जो होती है, इट कम्स फ्रॉम पीपल, नॉट फ्रॉम वायलेंस, नॉट फ्रॉम फियर। इस रीजन से हना अरेंट कहती है कि बॉस, आज की डेट में अगर आप एक नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट को देखो, तो वो नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट जो है वो इसीलिए ज्यादा पावरफुल होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो पीपल हैं एक नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट में यूनाइटेड होते हैं, एक कॉमन गोल को लेके। ये जो यूनिटी होती है ना, ये कोऑपरेटिव स्पिरिट होता है जो हना अरेंट बोल रही है। और ये जो कोऑपरेटिव स्पिरिट है, ये डिसाइड करता है सब कुछ, कि कैसे एक कॉमन गोल के लिए पावर एक्सरसाइज की जा सकती है। इसी रीजन से देखो, वो कहती है कि कोई भी गवर्नमेंट ना हमेशा वायलेंट प्रोटेस्ट से ज्यादा, एक नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट से ज्यादा डरेगी। क्योंकि उसको पता है कि नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट में एक कॉमन ग्राउंड से यूनिटी दिखेगी लोगों में, और ये यूनिटी अनब्रेकेबल होगी।
इसीलिए आप देखो कि कभी भी कोई नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट होता है, खास करके जैसे दिल्ली में जंतर मंतर में लोग बैठ जाते हैं, सरकारें डर जाती हैं। इसीलिए तो वहां दिल्ली पुलिस को भेज के पिटाई करवाते हैं लोगों की, क्योंकि पता है नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट में कॉमन ग्राउंड से लोग कोऑपरेटिव स्पिरिट से बैठेंगे, प्रॉब्लम इरप्ट होगी होगी। इस रीजन से आप देखिए अब कि यहाँ पर जर्गन हबरमास क्या बोलता है। जर्गन हबरमास ने बोला कि भाई देखो, आज की डेट में हैना अरेंट ने क्या किया है, कम्युनिकेटिव पावर के कॉन्सेप्ट को उजागर किया है। कम्युनिकेटिव पावर का मतलब, जर्गन हबरमास बोलता है कि ये है कि यहाँ पर आज पावर जो है वो रिलेशनल है। रिलेशनल यानी कि वो एक ग्रुप के एक्टिविटी में है। एक ग्रुप के एक्टिविटी के तहत होते हुए क्या होता है कि यहाँ पर लोग कोऑपरेट करते हैं, कोऑपरेट करके एक दूसरे से वो कम्युनिकेट करते हैं। तो जर्गन हैबरमास कहता है कि मुझे ये कॉन्सेप्ट इसलिए पसंद आ रहा है क्योंकि मैंने भी जो कॉन्सेप्ट दिया है डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी का, वो कहता है कि ये डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट बहुत अलाइन करता है कम्युनिकेटिव पावर से जो मैंने दिया है। क्योंकि देखो दोनों जगह पर फोकस है कोऑपरेशन, ग्रुप बेस्ड कम्युनिकेशन, रिलेशन पे। तो जर्गन हैबरमास इस चीज़ को बहुत पॉजिटिव नज़रिए से पहली बात तो देखता है। दूसरी बात देखो कि यहाँ पर जब हम बात करते हैं जर्गन हैबरमास की, बट वो ये कहता है कि हैना अरेंट के केस में चाहे उसने कम्युनिकेटिव पावर पे फोकस जरूर किया हो, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव पॉइंट, बट वो कहता है कि हैना अरेंट के अंदर ना एक शॉर्ट कमिंग है। और वो कहता है कि शॉर्ट कमिंग ये है कि उसने किसी भी तरीके की कोई इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर या लीगल सेफगार्ड के बारे में बात नहीं करी। तो क्योंकि उसने कोई लीगल सेफगार्ड या इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर के बारे में बात नहीं करी, तो ये कम्युनिकेटिव पावर सस्टेन कैसे होगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। तो ये चीज़ उसने बोलने की कोशिश करी कि ये सस्टेन कैसे होगी, हमें क्लैरिटी नहीं है। इसी रीजन से आप देखिए कि फिर हम बात करते हैं अगर मिशेल फोको की। तो मिशेल फोको ने क्या बोला, उसने कहा कि देखो आरेंड जो बोल रही है, खास करके विद रिस्पेक्ट टू पावर, वो ठीक है, एक कलेक्टिव एक्शन है। बट ये इफेक्टिव वो कहता है तभी होगा जब ये पूरी की पूरी पावर जो है डिसेंट्रलाइज होगी। डिसेंट्रलाइज का मतलब ये है कि बस दिस पावर हैज टू बी अप्लाइड डेली इन एवरीडे प्रैक्टिस। और जब तक ये डेली इन एवरीडे प्रैक्टिस में नहीं अप्लाई करेंगे तब तक ये प्रॉब्लम पावर की रहेगी रहेगी। तो ये कहने की वो कोशिश कर रहा है कि पावर को आप कलेक्टिव एक्शन के साथ साथ डिसेंट्रलाइज कर दो। डिसेंट्रलाइज करके उसको डेली लाइफ में अपनाओ, तब ये पावर जो है सस्टेन होगी। अच्छा, अब आप देखो यहाँ पर फ्रेंड्स फैनन क्या बोल रहा है। वो कहता है कि देखो आरेंट ने एक कॉन्सेप्ट को तो डिसमिस किया, वो बहुत पॉजिटिव है कि आरेंट ने जो है रेवोल्यूशनरी वायलेंस को डिसमिस किया, पहली बात। दूसरा वो कहता है कि भाई अगर हम बात करें, फ्रेंड्स फैनन कहता है डीकोलोनाइजेशन की। वो कहता है कि डीकोलोनाइजेशन मूवमेंट्स जो चल रही हैं वर्ल्ड में, उस समय जो चल रही थी जब हैना अरेंट ने थ्योरी दी, तो वो कहता है कि देखो यहाँ पर तो जो वायलेंस हो रही है एक कॉलोनियल पावर के खिलाफ, हमें उस कॉलोनियल पावर के खिलाफ के वायलेंस को निगेट नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये कॉलोनियल पावर के खिलाफ की वायलेंस जो है कैथार्टिक है। ये वर्ड उसने यूज किया, कैथार्टिक। कैथार्टिक का मतलब होता है कि भाई यहाँ पर एक फ्रस्ट्रेशन है इस कॉलोनियल पावर से डू अवे करने की। तो यहाँ पर अगर आप फ्रेंड्स फैनन के इस आइडिया को समझो, तो फ्रेंड्स फैनन का आइडिया अगर हम इंडियन नेशनल मूवमेंट में अपनाएं, तो यहाँ पर कहने का मकसद ये होगा कि इंडियन नेशनल मूवमेंट के दौरान जो रेवोल्यूशनरी फेज एक आया था नेशनल मूवमेंट का, वो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट जो है वो फ्रेंड्स फैनन कहेगा कि एक कैथार्टिक रिस्पॉन्स था ब्रिटिश के खिलाफ, ब्रिटिश के खिलाफ। तो उसको डिसमिस नहीं करना चाहिए।
वो कहते हैं कि देखो ओवरऑल आइडिया जो एरेंट ने किया कि रेवोल्यूशनरी वायलेंस को डिसमिस कर दो कि नहीं, वायलेंस होनी ही नहीं चाहिए। बट वो कहता है कि कई बार वायलेंस एक कैथार्टिक रिस्पॉन्स होती है, एक आइडेंटिटी फॉर्मेशन के लिए क्रूशल होती है। और ये जो आइडेंटिटी फॉर्मेशन के लिए क्रूशल वायलेंस है, ये जरूरी भी है, बिकॉज आप इसको निग्लेक्ट नहीं कर सकते। दैट इज व्हाट फ्रांस फैनन वाज ट्राइंग टू से। फिर सिमिलरली मार्गरेट कैनोवन देखो क्या बोलती है। तो मार्गरेट कैनोवन का कहने का मतलब ये है कि भाई देखो, आज अगर हम आरेंट की बात करें, तो एक चीज तो क्लियर है कि आरेंट ने जिस तरीके से वायलेंस का एनालिसिस किया वो राइट है। बट कई जगह पर जहाँ वायलेंस अभी भी यूज हो रही है, उस वायलेंस को आप कहीं ना कहीं थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में अगर एक्सप्लेन करो, तो वो आवश्यकता है जो आरेंट ने नहीं किया। क्योंकि कई जगह पर जो वायलेंस है वो लास्ट रिजॉर्ट ऑप्शन भी यूज करना पड़ता है। बिकॉज अगर आप बहुत लंबे समय से जो है बिना नॉन वायलेंस के, या बिना मतलब वायलेंट हुए या नॉन वायलेंस के थ्रू अपनी स्ट्रेटेजी को अपनाने की कोशिश कर रहे हो, बट उसके बावजूद भी अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो कहीं ना कहीं मार्गरेट कैनोवन का कहने का मतलब है कि भाई थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क थोड़ा सा अगर फ्लेक्सिबल, लास्ट रिजॉर्ट का ऑप्शन वायलेंस का प्रयोग किया जाए और वहां पर वायलेंस हो, तो इस चीज को लेकर थोड़ी सी एक्सेप्टेंस होने की जरूरी है। तो यहाँ पर मार्गरेट कैनोवन अदरवाइज तो सिंपथेटिक है ना अरेंट को लेके, बट उसने कहीं ना कहीं कहा कि भाई देखो थोड़ी सी रिजिडिटी है उसकी थ्योरी में। तो ग्राउंड लेवल रियलिटी और रिजिडिटी थोड़ी सी अलग है, जिसपे हैना अरेंट को थोड़ा सा वर्क करने की आवश्यकता थी एज पर मार्गरेट कैनोवन। तो ये आइडिया है जी पावर वायलेंस अथॉरिटी का। ठीक है जी।